रहमानी जी थोड़ी हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि इस वक्त रागनी का बिहेवियर बहुत ही अजीब सा था। पर वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों, और ऐसा क्या जानना था उसे कि वह सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर सकती थी। ऐसी क्या बात करनी थी उसे कि वह इतनी अधीर हो रही थी। क्या मम्मी मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी आरडी? कुछ देर की चुप्पी के बाद आखिर रागनी ने वो सवाल पूछ ही लिया था रहमानी जी से, जो वह पूछना चाह रही थी। भाई, उसका सवाल सुनकर वह थोड़ा चौंक सी गई थी, क्योंकि उन्हें जरा सी उम्मीद न थी कि रागनी उनसे ये सवाल पूछेगी। आरडी, मेरा जानना ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मम्मी मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी? प्लीज़ आरडी, मुझे जानना है। प्लीज़ बताइए ना। रागनी उनके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेती हुई लगभग मिन्नत करती हुई बोली थी। रहमानी जी ने उसकी तरफ देखा तो वह बड़ी आस से उन्हें देख रही थी। रहमानी जी हल्का सा मुस्कुराई और हाँ में सिर हिला दिया। उनका इशारा समझकर रागनी की आंखें चमक उठी थी। उसे बेहद खुशी हुई थी कि जो भी श्रद्धा ने कहा था वह झूठ नहीं था, वह 100% सच ही था। पर अगले ही पल उसकी आंखें भीग उठी थीं। रहमानी जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, वह तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। वह तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि उन्हें तो दूसरी शादी भी नहीं करनी थी। वह तो, बोलते हुए एकाएक वह रुक सी गई थी। रागनी ने उनकी तरफ देखा कि क्योंकि वह आगे भी जानना चाह रही थी। रहमानी जी उससे नज़र चुराती हुई बोली, बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है। अब तुम जाओ। वैसे भी रात बहुत हो गई है, तुम्हें भी सुबह कॉलेज जाना है। रागनी समझ गई थी कि रहमानी जी बात को टाल रही थी, पर उसे सब कुछ जानना था। सब कुछ मतलब सब कुछ। उसने उनका हाथ अपने सिर पर रखा। आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं ना? तो आपको मेरी कसम आरडी, मुझे सब सच सच बताइए, कुछ ना छुपाइए। मुझे हर एक बात जाननी है कि आखिर हुआ क्या था। रहमानी जी ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारे पापा को गए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। यह उस दिन की बात है जब तुम स्कूल गई हुई थी। उस टाइम तुम्हारे चाचा और चाची वहीं रहते थे। रागनी बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी, और शायद मैं उन दिनों में भी चली गई थी। तुम्हारी मम्मी दोपहर का खाना बना रही थी, और उसी समय तुम्हारे चाचा भी किचन में चले आए थे। यह महज एक इत्तेफाक था, क्योंकि वह सिर्फ पानी पीने आए थे। पानी पीते हुए उन्होंने थोड़ी बहुत बात भी कर ली थी तुम्हारी मम्मी से, जो सिर्फ एक नॉर्मल बातचीत ही थी। वह तो बस उन्हें दिलासा दे रहे थे ताकि वह कुछ अच्छा महसूस करें। और यह सीन तुम्हारी चाची ने देख लिया। फिर क्या था, इसी बात का तुम्हारी चाची ने बतंगड़ बना दिया था। तुम्हारी मम्मी पर भी इल्ज़ाम लगाए कि वह तुम्हारे चाचा को अपने जाल में फंसा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लोग सही ही कहते हैं कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। फिर क्या था, तुम्हारी चाची हर रोज़ ही घर में कलेश करती थी इसी बात को लेकर, और तुम्हारी मम्मी पर हजारों इल्ज़ाम लगाती थी। तो मम्मी ने कुछ क्यों नहीं कहा? रागनी आंखों में आंसू लिए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह कुछ कह नहीं सकती थी। बिल्कुल जवाब दे सकती थी रागनी, पर वह सिर्फ तुम्हारे लिए चुप थी। तुम्हारी चाची का तुम्हारी मम्मी को सुनाने का सिलसिला चलता ही रहा, और साहब दिवेश जी ये बर्दाश्त ना कर पाए। तब उन्होंने तुम्हारी मम्मी की दूसरी शादी करवाने का फैसला किया, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मम्मी के पाक साफ दामन पर एक भी दाग आए, कि एक इल्ज़ाम का दाग भी आपकी सीरत को दागदार करने के लिए काफ़ी होता है। चाहे फिर वह महज एक इल्ज़ाम ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दिखता है उसी पर ये दुनिया वाले विश्वास करते हैं। और कहते हैं ना कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारी मम्मी के सर से आसमान तो हट गया था, पर साहब नहीं चाहते थे कि उनकी वह पाक साफ चादर भी छिन जाए। और वैसे भी तुम्हारी मम्मी की उम्र ही क्या थी, वह कैसे तुम्हारे सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी काट लेती। तुम्हारे नाना को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। पहले तुम्हारी मम्मी नहीं मानी, पर उनको आखिर में दबाव से हाँ करवा दी। उनके लिए एक बेहतर रिश्ता भी आया, और उनकी शर्त थी कि वह शादी तब करेंगी जब तुम भी उनके साथ जाओगी। आनंद जी को कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए उन्होंने उनकी शर्त मान ली। पर आखिरी मौके पर साहब अपनी बात से मुकर गए, और तुम्हें नहीं भेजा उन्होंने, क्योंकि वह नहीं देख सकते थे अपने आंगन की कली को किसी और के आंगन में सजते। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। और वो वही दिन था जब तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मम्मी को धमकी दी थी
कि अगर वह शादी नहीं करेगी तो वह खुद की जान ले लेंगे। फिर मजबूरन तुम्हारी मम्मी को तुम्हें वहीं अकेले छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा मजबूरी में किया, क्योंकि उस वक्त एक माँ ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और एक बेटी के किरदार को निभाया था। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह तुमसे प्यार नहीं करती थी। रोती हुई रागिनी के आंसू पोंछते हुए, उनकी तो जान बसती थी तुम में, और आज भी बसती है। इसमें साहब की भी कोई गलती नहीं है बेटा, क्योंकि अगर कोई भी उनकी जगह होता तो यही करता जो उन्होंने किया। वह भी तुमसे बहुत प्यार करते थे और अपनी जिम्मेदारी वह खुद उठाना चाहते थे, ना कि किसी दूसरे पर डालकर उसे बोझ बनाना। यह सब बोलकर रहमानी जी के कमरे में शांति छा गई थी। रागनी अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी, क्योंकि उसे आज पता चला था कि उसकी मम्मी ने क्या क्या सहा था। उसे हमेशा से लगता था कि रश्मि जी ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरी शादी की, पर ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सब कुछ जानने के बाद रागनी का दिल जैसे दर्द से फटने को था। अब तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे आरडी, कि माँ के पैरों में तो जन्नत होती है और मैंने उन्हें ही बेइज्जत कर दिया। क्या क्या नहीं सुनाया मैंने उन्हें, अपने चेहरे को दोनों हथेलियों से ढकते हुए। मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है, कैसे मुझे अल्लाह माफ़ करेगा। रागनी फूट फूट कर रो पड़ी थी, क्योंकि उसे अपनी हर गलती का एहसास हो गया था, जो भी उसने जाने अनजाने में की थी। रहमानी जी ने उदास होकर उसके सिर पर हाथ फेरा। रागनी अटकते हुए आगे बोली, मैं भी तो दुनिया वालों की तरह बन गई थी। मैं क्यों नहीं समझ पाई मम्मी को। अरे वह औरों से क्या ही उम्मीद करती, जब उनकी औलाद ने ही उनका साथ नहीं दिया। कितनी चोट पहुंचाई है मैंने उन्हें। गुस्से में अपने माथे को पीटते हुए, क्यों नहीं समझ पाई, क्यों, क्यों उनकी तरफ से मैं इतनी बेजार कैसे हो गई। रागनी, मेरी बच्ची, ऐसा मत करो। वह उसका हाथ पकड़कर परेशान सी बोली, मैं क्या करूं आरडी, मैं मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी पापा को कि मैंने अपनी ही मम्मी से ऐसा बर्ताव किया। वह वह तो सब देख रहे होंगे ना ऊपर से। वह बहुत बेजार होंगे मुझसे। रागनी अपने सिर को पकड़कर रोते हुए बोली, ऐसा मत कहो रागनी, तुमसे कोई भी बेजार नहीं हो सकता है, और तुम्हारे पापा की तो जान थी तुम। रहमानी जी उसे समझाते हुए बोली, पर रागनी ने रोते हुए ही अपनी गर्दन नामे हिला दी। मैं सच में बदकिस्मत हूँ। मैं किसी के भी प्यार के लायक नहीं हूँ, और ना ही किसी की माफ़ी के लायक। मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो। और अल्लाह इतने बेरहम नहीं है कि अगर उनके बंदे को अपनी गलती का एहसास है और वह अपनी गलती को सुधार रहे हैं, तो अल्लाह उनकी गलतियों को माफ़ ना करें। नहीं मेरी बच्ची, बल्कि वह उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अपनी गलती का एहसास होना ही बड़ी बात है। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास है, तो सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगो जिनके साथ तुमने ज्यादती की है। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, तो समझ लेना कि अल्लाह ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। और कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसकी माफ़ी ना मिल सके। रहमानी जी उसे डांडस बंधाती हुई बोली, ताकि वह चुप हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ देर बाद रागनी चुप हो गई थी, पर उसका सिसकना चालू था। रागनी, मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। रहमानी जी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। रागनी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर और वहां रुककर रागनी अपने कमरे में आ गई। वह जब कमरे में आई तो उसने देखा कि कर्तव्य टीवी देख रहा था। यह शायद कोई मूवी थी। कमरे की लाइट भी बंद ही थी, और टीवी से आती कभी कम कभी तेज रोशनी फैली हुई थी। रागनी बेड पर आकर बैठ गई। आरडी के पास थी तुम? कर्तव्य ने टीवी की तरफ देखते हुए ही रागनी से सवाल किया, तो रागनी ने बस हाँ कहा। कुछ काम था? कुछ खास नहीं। ठीक है। कर्तव्य ने टीवी बंद किया और रागनी की तरफ करवट ले ली। वह भी लेटे हुए सीलिंग को ही देख रही थी, मानो कुछ सोच रही हो। कर्तव्य ने धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाया, रागनी का हाथ पकड़ लिया। कुछ हुआ है क्या? नहीं, रागनी ने बस इतना ही जवाब दिया। कर्तव्य ने प्यार से उसके हाथ को चूम लिया और एक हाथ से उसके बालों को सहला दिया। सो जाओ, नींद नहीं आ रही है, रागनी रुआंसी होकर बोली। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? कर्तव्य ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रागनी भी उसके सीने से लगते ही फिर सिसक पड़ी। ओ तुम भी ना रागनी, कर्तव्य थोड़ा हंसते हुए बोला। उसके हंसने से रागनी और तेज रोने लगी। उसने उसके सीने पर हाथ रखा और खुद से दूर धकेल दिया,
पर कर्तव्य ने वापस उसे अपने सीने में छुपा लिया। रागिनी ने भी उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। कुछ देर बाद कर्तव्य सो चुका था। रागिनी उसके सीने से लगी हुई शून्य में देखे जा रही थी। कानों में रहमानी जी की कई बातें गूंज रही थी। तुम अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगी ना, अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी माफ़ कर देंगे। और कोई माँ बाप अपने बच्चों से नाराज़ नहीं हो सकते। तुम भी देखना, वह तुम्हें माफ़ कर देंगी। क्या सच में वह मुझे माफ़ कर देंगी? रागनी मन ही मन बोली। आज रागनी जल्दी उठ गई थी, या यूं कहें कि वह पूरी रात सोई ही नहीं थी। उसे रह रहकर रश्मि जी का ख्याल आ रहा था। उसे खुद की गलतियों का एहसास था। वह माफ़ी मांगना चाहती थी रश्मि जी से, और मन में यह भी था कि क्या रश्मि जी उसे उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देंगी। जो भी होगा देखा जाएगा, पर वह एक बार कोशिश ज़रूर करेगी। बाकी जो होगा उसे मंजूर होगा। आज सुबह से ही बारिश आ रही थी। इसी को देखकर कर्तव्य और उसने आज कॉलेज से छुट्टी करने का सोचा, पर उसका मन बेचैन था। बेमन से ही उसने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। मनोरमा जी की तबीयत में भी पहले से सुधार था, इसलिए वह नाश्ते के समय डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। नाश्ते के बाद वह और कर्तव्य दोनों अपने कमरे में आ गए। कर्तव्य अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। रागिनी को बेचैनी हो रही थी, इसलिए बालकनी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। बारिश बहुत ही तेज थी। कई बूंदें उस पर भी आकर गिर रही थीं, जो उसे गैर मुस्तकिल तौर पर कुछ सुकून पहुंचा रही थी। एक ताजगी का एहसास उसके रोम रोम में बस रहा था। वह खुलकर सांस लेना चाहती थी, पर ना जाने क्यों उसे सांस लेने में दिक्कत सी हो रही थी। एक तेज दर्द उसके सीने में उठा, और कई गर्म आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर आ गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और जल्दी से मुड़कर कर्तव्य के पास आई। उसने बेचैन होकर उसका हाथ पकड़कर, प्रोफेसर, मुझे मम्मी के पास जाना है, रागिनी ने बेचैन होकर उससे कहा। वहीं कर्तव्य कुछ चौंसा गया था उसकी यह बात सुनकर। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि जो उसने अभी सुना वह सच था, या महज उसके कान बज रहे थे। रागिनी ऐसा नहीं बोल सकती, जरूर उसने गलत सुना है भाई। रागिनी ने कुछ और कहा है। वह यही सोच रहा था कि रागिनी ने दोबारा अपनी बात दोहराई। प्रोफेसर, क्या आप मुझे मम्मी के पास ले चलेंगे? मुझे उनके पास जाना है। अपनी बात दोहराकर उसने कर्तव्य को एक झटके में गलत साबित कर दिया था कि रागिनी ने जो कहा था और जो उसने सुना था वह सही ही था। रागिनी रश्मि जी से मिलने की बात कर रही थी, वह भी खुद से। यह सच में उसके लिए शॉकिंग ही था। उसने कई बार अपनी पलकें झपकाई कि वह अभी भी यकीन करने की कोशिश कर रहा था। रागिनी ने देखा कि कर्तव्य उसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, तो वह उसे झंझोड़ते हुए बोली, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? क्या हुआ आपको? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। पर तुम क्यों उनसे मिलना चाहती हो? कर्तव्य ने लैपटॉप को बंद करते हुए उसे सवाल किया, पर रागिनी उसके इस सवाल पर जैसे एकदम खामोशी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह कर्तव्य को कैसे कहे, कैसे उसे समझाए, कैसे बताए कि हाँ, उसे अपनी गलतियों का एहसास है और अब वह उनसे माफ़ी मांगना चाहती है। और जब तक वह माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक उसके दिल का दर्द कम नहीं होगा, नहीं मिलेगा उसके बेचैन दिल को करार। मुझे बस उनसे मिलना है, अपने हाथ जोड़कर। प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज़ मुझे ले चलिए उनके पास। रागिनी रुआंसी होकर बोली, और आगे वह बोल ही नहीं पाई कि उसकी जुबान वहीं खामोश सी हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं ले चलता हूँ यार। ना जाने क्या हो गया है तुम्हें, यूं बार बार और बात बात पर रोने लग जाती हो। कर्तव्य उसके बालों को पीछे कर उसके आंसू अपनी हथेलियों से पोंछता हुआ थोड़ा नाराजगी से बोला। फिर दोनों उठे और नीचे आ गए। हॉल में सुशील जी बैठे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। दादाजी, कर्तव्य उनके पास आकर बोला। सुशील जी ने टीवी को म्यूट पर डाल दिया। हाँ बोलो। दादाजी, मैं और रागनी बस यहीं तक जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, कर्तव्य बोला। पर बेटा, इतनी तेज बारिश में तुम दोनों का बाहर जाना मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया होगा। जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब चले जाना, सुशील जी दोनों के लिए फिक्रमंद होते हुए बोले। उनकी बात सुनकर कर्तव्य ने रागनी की तरफ देखा, जो नामे सिर हिला रही थी। कर्तव्य ने हाथ से इशारा किया। क्या है ये सब? रागनी, कर्तव्य का इशारा समझ रागनी ने अपने हाथ जोड़ लिए, जैसे कह रही हो कि प्लीज चलिए ना,
प्लीज। कर्तव्य ने नामे सिर हिला दिया और वापस से सुशील जी की तरफ मुड़ गए, जो अपनी बात कहकर टीवी देखने लगे थे। दादाजी, मैं आपकी फिक्र समझता हूँ, पर जाना कुछ जरूरी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही आ जाएंगे। कर्तव्य थोड़ी धीमी सी आवाज में बोला। अब जब कर्तव्य इतना बोल रहा था तो वह क्या ही कहते। उन्होंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ध्यान रखना दोनों अपना, और जल्दी आ जाना। ठीक है दादाजी, फिर हम जाकर आते हैं। कर्तव्य ने नीचे झुककर उनका आशीर्वाद लिया और फिर दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। कर्तव्य ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और रागनी उसकी साइड वाली सीट पर। कर्तव्य ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले रागनी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने धीरे से रागनी के हाथ पर अपना हाथ रखा और बहुत ही नरमी से बोला, क्या हुआ है रागनी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अभी मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ, आप बस चलिए। रागनी बहुत ही परेशान होकर बोली। कर्तव्य एकटक उसे ही देख रहा था, क्योंकि वह उससे जवाब चाहता था अपने सवाल का, पर रागनी ने उसे दिया ही नहीं था। प्लीज, रागनी उसकी बाँह पकड़कर बोली, तो कर्तव्य ने बुरा सा मुंह बनाकर गाड़ी स्टार्ट की और मेन गेट से बाहर निकलते हुए रोड पर दौड़ा दी। देवधर अभी भी अपने पूरे जोर पर थे। लगातार बारिश की तेज बूंदें उनके डैशबोर्ड और फ्रंट मिरर पर गिर रही थीं। रागनी बस शून्य में देखे जा रही थी। उसका शरीर तो वहाँ था, पर उसका मन वह तो कहीं और खोसा गया था। ड्राइविंग करते हुए बीच बीच में कर्तव्य उसकी तरफ देख लेता। उसने फिर एक गहरी सांस ली और अपना पूरा ध्यान आगे रोड पर लगा दिया। बारिश के मौसम में चाय पकौड़ों का भी अपना ही मज़ा होता है, और यही मज़ा इस वक्त मलिक हाउस में मौजूद सभी ले रहे थे। रश्मि जी, आनंद जी, दीपक, श्रद्धा और समर, सभी के सभी हॉल में बैठे हुए थे और चाय पकौड़ों का लुत्फ उठाते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे। कुछ पुराने किस्से भी आज बारिश के साथ ताज़ा हो गए थे। यह तो शुक्र है कि कल रात हम यहीं रुक गए, वरना सुबह सुबह इतने टेस्टी टेस्टी पकौड़े और हाय हाय ये अदरक वाली चाय, मज़ा ही आ गया, है ना समर? श्रद्धा चाय की चुस्कियां लेते हुए बोली, तो समर ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वैसे मम्मी, सच में ये आलू पालक के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बने हैं। श्रद्धा समर की प्लेट से एक पकौड़ा अपने मुंह में डालते हुए बोली। रश्मि जी मुस्कुरा दी। वहीं समर ने अपनी प्लेट दूसरी तरफ रख दी। हाँ, तो तुम अपने क्यों नहीं खा रही, मेरी प्लेट से क्यों खा रही हो? अरे तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारी प्लेट से ले लिया? आनंद जी की ओर देखते हुए। देख रहे हैं ना पापा आप? श्रद्धा समर को घूरती हुई बोली। ये सही है तुम्हारा, समर मुंह बनाकर बोला, तो आनंद जी हंस दिए। अब बस करो और चुपचाप अपनी चाय पियो। आनंद जी के कहने पर श्रद्धा और समर दोनों ही चुपचाप अपनी चाय पीने लगे। दीपक ने धीरे से श्रद्धा के कान में फुसफुसाया, दी, पति पर और काबू करने की जरूरत है। ठीक कह रहे हो तुम, वह चोर नजरों से समर को घूरती हुई दीपक से बोली, तो दीपक अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस दिया। श्रद्धा ने सबसे छुपकर अपनी कोहनी समर के पेट पर मारी, जिससे उसकी आह निकल गई। उसकी आह सुनकर आनंद जी और रश्मि जी दोनों ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटा? रश्मि जी ने पूछा। आनंद जी भी सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगे, तो समर ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया। कुछ नहीं हुआ, बस चाय थोड़ी गर्म थी ना, तो मुंह जल गया। ओहो समर, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पियो, श्रद्धा भोला सा चेहरा बनाकर बोली, तो समर ने उसे आंखें दिखाई। तुम बच्चे भी ना, आनंद जी नामे सिर हिलाकर हंसते हुए धीरे से बोले। रश्मि जी भी मुस्कुरा दी और तभी घर की डोरबेल बजी। उफ, ये लोगों को ना इतनी बारिश में भी चैन नहीं। यूं नहीं कि आराम से अपने घर पर चाय पकौड़ों का मजा लें, पर नहीं, श्रद्धा मुंह बनाकर बोली। रश्मि जी उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, मैं देखती हूँ, बड़बोली कहीं की। समर मुंह बनाकर बोला, तो श्रद्धा ने उसे घूर कर देखा। रश्मि जी ने मुस्कुराते हुए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रागनी को भीगा खड़ा देख उनके चेहरे पर मुस्कान एकाएक गायब सी हो गई। रागनी को इस वक्त इस तरह देखकर उनके मन कुछ अजीब सा हुआ। उन्होंने परेशान होकर रागनी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचती हुई परेशान सी बोली, रागनी मेरी बच्ची, देखो तो तुम पूरी भीग गई हो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। तुम यहाँ कैसे आई इतनी बारिश में? बोलते हुए अनायास ही उनकी नज़र रागनी के पीछे गई, जहाँ कर्तव्य खड़ा था। वह खुद भी बारिश में भीग चुका था। कर्तव्य,
रागनी के साइड में खड़ा होता हुआ बोला, दरअसल रागनी आपसे मिलना चाहती थी। मैंने कहा था कि बारिश रुकने के बाद चलेंगे, पर यह मानी नहीं। फिर मुझे इसे इतनी बारिश में ही लेकर आना पड़ा। रश्मि जी ने कर्तव्य की बात सुनकर रागनी की तरफ थोड़ा हैरानी से देखा। बेटा, ऐसी क्या जल्दी थी कि तुम बारिश में रुकने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी? यही सवाल मैंने बहुत बार पूछा मम्मी जी, पर आपकी बेटी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। कर्तव्य मुंह बनाकर बोला। वहीं रागनी डबडबी आंखों से मुस्कुराते हुए रश्मि जी को एकटक देखे जा रही थी। उसकी मुस्कान यूं थी जैसे कोई आज कई सालों बाद वह रश्मि जी को देख रही थी और उसे बेहद खुशी हो रही थी। रश्मि जी उसे बोल रही थी, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वह उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी, और आगे ही पल वह उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मैंने गुनाह किया है आपको रुस्वा करके। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे एहसास है मेरी गलतियों का। मैं नहीं समझ पाई आपको, आपके प्यार को, आपकी मजबूरियों को, आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ों को नहीं देख पाई। गलतफ़हमी, गुस्से और नाराज़गी में इस कदर गिर गई थी कि नहीं समझ पाई आपके प्यार को। मुझ बदकिस्मती को माफ़ कर दें प्लीज़। अगर आप मुझे सज़ा देना चाहती हैं तो खुशी खुशी मंजूर होगी, पर मुझसे बेजार मत होइए। मैं मानती हूँ कि जाने अनजाने तौर पर मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया, बहुत हर्ट किया आपको। आपके साथ मैंने बहुत बदतमीजी की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बोलते बोलते रागनी का लहजा कुछ बिखर सा गया था। वह रोते हुए हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिरकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। रश्मि जी और कर्तव्य दोनों को ही जरा उम्मीद नहीं थी कि रागनी ऐसा करेगी। रागनी को यूं रोता देख कर्तव्य का दिल पसीज सा गया, पर इस वक्त उसने कुछ ना बोलना ही सही समझा। रागनी ने रश्मि जी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें बार बार चूमती हुई बोली, माफ़ कर दीजिए मम्मी। रागनी मेरी बच्ची। रश्मि जी ने झुककर उसके माथे को चूमा। आंखें तो उनकी भी बहने लगी थीं। रश्मि जी ने कांपते हाथों से रागनी का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके आंसुओं से भरे चेहरे को देखती हुई बोली, पर मैं तो कभी तुमसे नाराज ही नहीं थी। तुम तो मेरी जान हो, मेरी रागनी, मेरी बच्ची हो, और माँ को पता होता है कि उसका बच्चा कैसा है। मैंने कभी भी तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम दिल से थोड़ी ना बोलती थी। तुम दिल से किसी को बुरा बोल ही नहीं सकती हो। चुप हो जाओ अब मेरी जान। तुम ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी गलती है मम्मी, वह अटकते हुए बोली। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि हालात ही गलत थे बेटा। पर अब सब ठीक है, तुम रो मत अब। रश्मि जी उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली। रागनी बिलक पड़ी। आवाज़ सुनकर अब तक आनंद जी, श्रद्धा, समर और दीपक भी वहीं आ चुके थे और सब सारी बातें भी सुन चुके थे। श्रद्धा धीरे से उनके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। रागनी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, उससे बड़ी क्या ही बात है। और कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। हाँ बेटा, श्रद्धा एकदम सही कह रही है। मुझे तुमसे किसी बात का कोई गिला नहीं है मेरी बच्ची। रश्मि जी ने एक बार फिर से उसके माथे को चूमा। आनंद जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने धीरे से रश्मि जी के कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा था ना आपसे कि देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और आज वही दिन है। रश्मि जी देखो सब ठीक हो गया। रश्मि जी ने रागनी के सिर पर हाथ फेरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर सब अंदर आ गए। रश्मि जी सोफे पर बैठी थी। रागनी एक पल के लिए उनसे दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह उनसे ही लिपटी हुई थी। रश्मि जी उसके बालों को सहला रही थी। श्रद्धा 2 तौलिए लेकर आई। एक कर्तव्य को दे दिया और दूसरा रश्मि जी को। रश्मि जी खुद से ही रागनी के बालों को सुखाने लगी थी। मम्मी, आपने मुझे पक्का माफ़ किया ना? रागनी ने उनका हाथ पकड़कर सवाल किया तो रश्मि जी ने प्यार से उसकी तरफ देखा। माफ़ करने की कोई बात ही नहीं थी मेरी बच्ची। और खबरदार कि पिछली बातों को याद किया तो। उसके गाल को हल्के से थपथपाते हुए, मुझे मेरी रागनी वापस मिल गई, इससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए। उनका प्यार देख रागनी की आंखें फिर से पनीली हो उठी। उसने अपना चेहरा उनके कंधे पर टिका दिया तो रश्मि जी ने भी उसे वापस से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को थपथपा दिया। सब ठीक है मेरी बच्ची। आज रागनी रश्मि जी के पास ही रुकना चाहती थी, इसलिए कर्तव्य अकेले ही घर आ गया था। घर आने के बाद वहाँ जो भी हुआ उसने रहमानी जी को बता दिया।
इसे सुनकर रहमानी जी को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने अपने दोनों हाथों को फैलाकर अल्लाह को शुक्रिया अदा किया कि आखिर में माँ और बेटी के बीच सब ठीक हो गया। उनका रिश्ता पहले जैसा हो गया था। इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या ही हो सकती थी। और इतने सालों बाद आज रागनी सुकून की नींद सोई थी, रश्मि जी की बाहों में। रश्मि जी तो आंखें ही बंद नहीं करना चाहती थी कि अगर उन्होंने आंखें बंद की तो कहीं जो वह देख रही थी वैसा ओझल ना हो जाए, कहीं ये कोई ख्वाब ना निकले। बेशक ये कोई ख्वाब नहीं था, 100% ये तस्दीक थी। ख्वाब नहीं था ये, बिल्कुल भी नहीं। पूरी रात रश्मि जी सोती हुई रागनी के बालों को, उसके सिर को सहलाती रही थी और बार बार ऊपर वाले को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी कि उनकी दुआ जो कबूल हो गई थी। देर से ही सही, पर आज उनकी रागनी उनके पास थी। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था और देखते ही देखते 1 साल का वक्त बीत गया था। इसी बीच श्रद्धा ने एक परी सी बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उस नन्ही सी कली का नाम परी से रखा, जो प्यार से सब उसे परी कहते थे। अक्सर रागनी कॉलेज के बाद परी के साथ खेलने श्रद्धा के घर जाया करती थी। कॉलेज के लास्ट ईयर से एग्जाम के बाद तो रागनी जैसे फ्री सी हो गई थी। उसका था कि चाहे तो कमरे में पड़ी रहे या फिर श्रद्धा के यहाँ चली जाया करती। कभी कभी मनोरमा जी उसे जबरन अपने साथ किचन में ले आती थी। इरादा खाना बनाना सीखने का था। रागनी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मनोरमा जी तो मनोरमा जी थी। रागनी के नाना करते हुए भी उन्होंने उसे चाय काफ़ी बनाना, दाल चावल बनाना, खीर वगैरह और कुछ दूसरी चीज़ें सिखा ही दी थी। वह चाहती थी कि रागनी थोड़ा ध्यान अपनी घर गृहस्थी की तरफ भी दे। लगभग 1.5 साल हो चुका था रागनी और कर्तव्य की शादी को। अब उनकी इच्छा भी होती थी कि रागनी जल्द से जल्द उन्हें खुशखबरी सुना दे। वह अक्सर बातों बातों में उसके और कर्तव्य के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर देती थी। वहीं कर्तव्य तो हंसकर कह देता था कि अभी इतनी जल्दी क्या है, पर रागनी तो नाराज होकर चली जाती थी। एक रोज रागनी जब श्रद्धा के घर जाने के लिए निकल रही थी तो मनोरमा जी ने उससे कहा कि आज वह भी उसके साथ चलेगी। अब रहमानी जी अकेली क्या करती घर, तो वह भी उन दोनों के साथ ही श्रद्धा के घर आ गई। रागनी ने तो आते ही परिस को अपनी गोद में ले लिया था और उसे लाड करने लगी थी। रहमानी जी को भी छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए वह भी परिस से लाड करने लगी थी। श्रद्धा सबके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी। आज पहली बार मनोरमा जी श्रद्धा के घर आई थी। वहीं घर देखने के बहाने वह किचन में आ गई थी। अरे आंटी जी, आप यहाँ, कुछ चाहिए था आपको? मनोरमा जी को किचन में देखकर श्रद्धा मुस्कुराकर बोली, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बिल्कुल, करिए ना, क्या बात करनी है आपको? श्रद्धा मुस्कुराकर बोली। उनकी बात सुनकर मनोरमा जी कुछ देर रुक सी गईं, क्यों उन्हें समझ नहीं आया कि अपनी बात की शुरुआत वह कैसे करें। बड़ा हाउस में सब सो चुके थे, पर कर्तव्य और रागनी के कमरे की लाइट जल रही थी, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि वहाँ अभी कोई सोया नहीं था। कर्तव्य और रागनी दोनों ही जाग रहे थे। एसी चालू होने के बावजूद कमरे का तापमान कुछ गर्म था। रागनी गुस्से में दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी और कर्तव्य उससे बार बार पूछ रहा था कि क्या बात हुई, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस नाक सिकोड़े बैठी थी। आखिर में थककर कर्तव्य अपनी साइड लेट गया। अब जब तुम्हें कुछ बताना ही नहीं है तो मैं सो रहा हूँ, क्योंकि उबासी लेते हुए, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। इस बार रागनी कुछ नहीं बोली और जब उसे कर्तव्य की कोई आवाज़ न आई तो उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वह तो सिर तक चादर को तान कर सो रहा था। कम से कम उसे तो यही लग रहा था। अब तक वह इतने भाव खा रही थी और जब कर्तव्य ने उसे कोई भाव ना दिया तो उसने बुरा सा मुंह बना लिया। उसने सोचा था कि थोड़ी देर और नाराजगी दिखाकर वह उसे असल मुद्दा बताएगी, पर यहाँ तो वह सो गया था। उफ, ये इंसान! रागिनी ने चिढ़कर कर्तव्य के ऊपर से चादर को हटाकर दूसरी तरफ रख दी और उसके पास आकर उसे झंझोड़ते हुए बोली, आप मेरी बात सुने बगैर नहीं सो सकते हैं? हाँ, जब बोल रहा था कि क्या बात है, क्या बात है, तब तो तुम मुंह सिले बैठी थी। कर्तव्य चिढ़ता हुआ बोला और उठकर बैठ गया। आपको पता है कि क्या हुआ आज? रागनी थोड़ा गुस्से में बोली। अब मुझे क्या पता कि क्या हुआ है आज? मैं कॉलेज गया था, तुम घर पर थी, तो तुम ही मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है। कर्तव्य पहले से भी ज़्यादा चिढ़ गया था। हाँ, तो वही बता रही हूँ आपको कि आज क्या हुआ है। जब मैं श्रद्धा के घर जा रही थी ना, तो मम्मी जी ने कहा
कि वह भी मेरे साथ चलेंगी। मैंने सोचा कि शायद परी से मिलने जाती होंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको पता है, मैं वहाँ श्रद्धा से बात करने गई थी कि वह मुझसे बात करे कि हम दोनों अपनी फैमिली प्लानिंग करें। हद होती है सच में। आप जानते हैं मुझे कितना एम्बरेसिंग फील हुआ जब श्रद्धा ने मेरा मजाक बनाते हुए ये बात कही। मन तो कर रहा था कि बस ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बच्चा बच्चा बच्चा, मैं थक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चा प्लान करना हम दोनों का निजी मामला है, तो मम्मी जी को इस बात से क्या दिक्कत हो रही है? रागनी दबी सी आवाज में बोली, पर गुस्सा साफ झलक रहा था उसके लहजे में। हाँ, तो वह कौन सा गलत कह रही हैं? उनकी भी इच्छा है कि वह अपने इकलौते बेटे की औलाद को अपनी गोद में खिलाएं, कोई उन्हें भी दादी बोले, और बस वह इसीलिए ये सब कर रही हैं। कर्तव्य उसे समझाता हुआ बोला, क्या आप भी बच्चा चाहते हैं? रागिनी ने शक भरी नजरों से उसे देखा, तो कर्तव्य ने नामे सिर हिला दिया। जब तुम्हें लगे कि तुम अब तैयार हो, हम तभी इस बारे में सोचेंगे। रागिनी के माथे को चूमकर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू कि कम से कम आप तो मुझे समझते हैं। रागिनी ने एक चैन की सांस छोड़ी और कर्तव्य के सीने पर अपना सर रख दिया। कर्तव्य ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। कुछ देर की शांति के बाद कर्तव्य थोड़ा खोए से अंदाज में बोला, वैसे एक सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल, पूछिए कि क्या पूछना है आपको। रागिनी ने कर्तव्य के सीने से लगे हुए ही कहा। उसकी आंखें इस वक्त बंद ही थीं। तुम बच्चा क्यों नहीं चाहती हो? तुम्हें तो बच्चे बहुत पसंद है ना। अब परी का ही देख लो। तुम कितना लाड करती हो उसे, कितना प्यार करती हो उसे। उसके साथ रहते वक्त तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी अपना बच्चा हो? कर्तव्य ने सवाल किया। रागिनी ने जब उसका सवाल सुना तो उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। वह उससे थोड़ा दूर हुई। आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपको बच्चा चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है रागिनी, कर्तव्य फौरन बोला। नहीं, बस मुझे लगा। खैर कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा उदासी से मुस्कुराते हुए, परी की बात अलग है, पर सच में मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, वह मुस्कुराकर बोली। और फिर मन ही मन, या यूं कहूँ कि मुझे खुद का बच्चा ही नहीं चाहिए। ये बात कैसे बताऊं मैं आपको? आपका दिल नहीं दुखाना चाहती मैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे यह बात। कहाँ खो गई तुम? कर्तव्य ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई, तो रागनी अपने ख्यालों से बाहर आई। कहीं भी तो नहीं, वह जबरन मुस्कुराकर बोली। अच्छा, वैसे मुझे ना तुमको एक बात बतानी है कि कल दोपहर तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, कर्तव्य ने मुस्कुराकर कहा। अरे वाह, फिर तो सही है। रागनी भी मुस्कुरा दी। अब मैं सो जाऊं, क्योंकि सच में बहुत नींद आ रही है मुझे यार, कर्तव्य आंखों को मलता हुआ बोला। तो रागनी ने उसे बेड पर धकेल दिया। कर्तव्य की आंखें कुछ बड़ी हो गईं। उसने उठना चाहा, पर रागनी ने अपने दोनों हाथों की मदद से उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके बेड पर दबा दिए, और वह खुद उस पर थोड़ा झुक गई। रागनी के खुले बालों से उन दोनों का चेहरा ढक सा गया। रागनी कर्तव्य की आंखों में देखते हुए बोली, इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए आप इतनी जल्दी सो रहे हैं, वैसे कमाल नहीं है? रागनी रागनी की बात सुनकर कर्तव्य का दिल जोरों से धड़क उठा था। उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था, या यूं कहें कि उसे कोई शब्द ही नहीं मिल रहा था बोलने का। रागिनी के चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। वह कर्तव्य की तरफ और झुकी और धीरे से उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लिए। कांग्रेचुलेसन रागिनी, तुमने हमेशा की तरह इस बार भी टॉप किया है। कॉलेज से घर लौटते ही कर्तव्य सीधा कमरे में आया और यह खबर उसने रागिनी को बताई। उसकी बात सुनकर रागिनी के चेहरे की खुशी और बढ़ गई। मुझे पता था, स्मार्ट गर्ल वो तो मैं हूं ही, रागिनी थोड़ा इतराकर बोली। कर्तव्य मुस्कुरा दिया। रागिनी थोड़ा रुकी और उसने अपने हाथ को आगे किया। वह अपने गले साफ करते हुए बोली, मेरे फर्स्ट आने की खुशी में मेरा तोहफा। कर्तव्य ने रागिनी की बात सुनकर अपने सिर पर हाथ रखा। ओह, मैं तो भूल ही गया था। चलो, अच्छा किया मुझे याद दिला दिया। उसकी बात सुनकर रागिनी की आंखें खुशी से चमक उठी थी। कर्तव्य ने रागिनी के चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया और मुस्कुराते हुए उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, अब ठीक है? ये गिफ्ट नहीं है, रागिनी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तभी कर्तव्य कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ये गिफ्ट नहीं हुआ? रागिनी ने नामे सिर हिला दिया।
तो कर्तव्य आगे बोला, तो फिर तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ़ बनाती आ रही हो। ओह प्लीज़ प्रोफेसर, मैंने आपको कब बेवकूफ़ बनाया? जब भी मैं कोई अच्छा काम करता था तुम मुझे गिफ्ट बोलकर एक किस देती थी, और अब जब मैंने तुमको ये किस वाला गिफ्ट दिया तो तुम बोल रही हो कि ये तो कोई गिफ्ट ही नहीं है। कर्तव्य उसे अपनी बातों में फंसाता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर रागनी झेप गई। ये आपका गिफ्ट है पर मेरा नहीं। वह उसकी शर्ट के बटन को गोल गोल घुमाते हुए थोड़ी धीमी आवाज में बोली। तो कर्तव्य हंस दिया। जानता हूँ मैं, रागनी के चेहरे को ऊपर करता हुआ। गिफ्ट चाहिए? कर्तव्य ने सवाल किया तो रागनी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर कर्तव्य ने सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम जो मांगो। सच्ची? मुच्ची? वह उसके गालों को खींचता हुआ बोला। फिर मैं सोचकर बताती हूँ, रागनी मुस्कुराकर बोली। कर्तव्य बेड से उठा और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। ठीक है, जब सोच लो तो मुझे बता देना। जी, रागनी बोली। और फिर कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। पहले तो सिर्फ मनोरमा जी थी जो उसे बच्चा प्लान करने को कहती थी, पर अब तो रहमानी जी और रश्मि जी भी उसे कहने लगी थी कि कब वह उन्हें दादी नानी बना रही हैं, और ये सुनकर जैसे वह पकसी गई थी। इसलिए उसने कुछ दिन यहाँ से दूर जाने का सोचा। गिफ्ट के नाम पर उसने 15 दिन का गोवा घूमने का प्लान बना लिया था कर्तव्य के साथ। रागनी की खुशी के लिए कर्तव्य ने भी उसे मना नहीं किया। डिनर के बाद कर्तव्य ने सबको घूमने जाने का अपना प्लान बताया। उसके इस फैसले पर सबसे पहले अपनी रजामंदी देने वाली और कोई नहीं बल्कि मनोरमा जी थी। उनका सोचना था कि वह दोनों जितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे उतनी जल्दी शायद उनके घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंज उठेंगी। 15 दिन की जगह वह दोनों 25 दिन में वापस घर आए थे। घर वापस आने के बाद कर्तव्य तो अपने पहले वाले रूटीन पर आ गया था। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। रागनी ने भी आगे एडमिशन ले लिया था। कुछ और महीने बीत गए। मनोरमा जी जो खुशखबरी की उम्मीद में चुप थी, पर जब उन्हें कोई आस न लगी तो वह फिर से चिड़चिड़ी सी हो गईं। एक रोज परिसे को आज वैक्सीन लगनी थी। समर को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह श्रद्धा के साथ हॉस्पिटल ना आ पाया, पर उसकी जगह रागनी आ गई थी। श्रद्धा परिसे को लेकर अंदर चली गई। रागनी वहीं कॉरिडोर में इधर उधर घूमने लगी। वहां दवाइयों की एक स्ट्रांग स्मेल फैली हुई थी जो रागनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके पेट में गुड़गुड़ सी होने लगी थी और वह हल्का दर्द भी महसूस कर सकती थी अपने पेट में। श्रद्धा ने उसे आवाज लगाई तो उसने मुड़कर देखा कि श्रद्धा परिस्य को लेकर उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। पर 1-2 सेकंड बाद ही उसे श्रद्धा कुछ धुंधली सी नजर आने लगी थी। श्रद्धा ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी चीजें उसे धुंधली सी लगने लगी थी। उसने 1-2 बार अपने सिर को भी झटका, पर कोई फायदा ना हुआ और कुछ पल बाद ही वह गस खाकर गिर गई। उसे गिरता देख श्रद्धा उसकी तरफ दौड़ पड़ी थी। वहीं मौजूद एक नर्स भी रागनी के पास आ गई थी, पर रागनी अपने होश खो बैठी थी। श्रद्धा ने परेशान होकर उसके गालों को भी थपथपाया, पर रागनी टस से मस न हुई। एक और नर्स की मदद से रागनी को वार्ड के कमरे में बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर ने आकर जब उसे एग्जामिन किया तो पता चला कि रागनी इज एक्सपेक्टिंग। यह सुनकर श्रद्धा तो खुशी से चीख पड़ी थी। वह तो डॉक्टर ने ही उसे कहा कि मैडम प्लीज आराम से, यह हॉस्पिटल है। डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट भी किए और टेस्ट की रिपोर्ट भी चीख चीख कर कह रही थी कि हाँ, वह जल्दी माँ बनने वाली थी। आधे घंटे बाद ही रागनी को होश आ गया था और उसके होश में आते ही श्रद्धा ने यह खुशखबरी उसे सुना दी थी। वहीं जब रागनी को पता चला कि उसके अंदर एक और जान पल रही है, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। एक डर ने आकर उसे घेर लिया था और उसी डर के चलते वह अपने पेट को पकड़कर रोने लगी थी। कुछ देर तो श्रद्धा को लगा कि रागनी खुशी के मारे रो रही थी, पर जब उसने गौर किया तो उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और ना ये आंसू खुशी के थे। यह देखकर श्रद्धा के माथे पर बल पड़ गए। उसने उसी वक्त कर्तव्य को अर्जेंट हॉस्पिटल आने का कह दिया। कर्तव्य जो कि कॉलेज से घर निकल रहा था, फिर वह घर ना जाकर सीधा हॉस्पिटल ही आ गया था। श्रद्धा ने उसे फोन पर नहीं बताया था
कि रागनी प्रेग्नेंट है। श्रद्धा ने उसे रूम नंबर बता दिया, इसलिए वह सीधा ही वहां आ गया। रागनी ने जब उसे देखा तो उसके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द थे, आई डोंट वांट दिस बेबी, आई वांट टू एबॉर्ट इट। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।